नमस्कार दोस्तों, आज हम 64वीं बीपीएससी के साक्षात्कार के संबंध में चर्चा आप सबों के बीच करूंगा। आशा ही उम्मीद है कि आप इससे लाभान्वित होंगे। एक कंप्लीट पैकेज मैं कोशिश करूंगा कि साक्षात्कार के लिए कंप्लीट पैकेज आपको दूं और इससे आपको लाभ मिले। दोस्तों, सबसे पहले आप निडर और निर्भीक रहें। साक्षात्कार में आप जा रहे हैं, स्वाभाविक है, आप उस लायक हैं, आपने मेहनत किया है और बोर्ड के सभी सदस्यों को आप प्रभावित करेंगे। अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं अंतिम सफलता के लिए। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है इस इंटरव्यू वीडियो को आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे लाभ मिलेंगे। मैं 2 पार्ट में आज साक्षात्कार के संबंध में चर्चा करूंगा। एक, मैं इंटरव्यू के पहले जो आपकी तैयारी होनी चाहिए उसके संबंध में मैं चर्चा करूंगा और फिर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उसके संबंध में मैं चर्चा करूंगा। और आपको जानकारी होनी चाहिए जो एक बेसिक नीड आपके लिए है। बायोडाटा आप तैयार कर लें, आप परिधान को तैयार कर लें, यानी जो भी आप कपड़े पहनकर जाएंगे उसका आप ड्रेस अभी से ही पहनना स्टार्ट कर दें। कम से कम 15 दिन आप उसको पहनेंगे तो आप यूज टू हो जाएंगे, ताकि उस दिन आपको अनकम्फर्ट फील ना हो। तो आप परिधान को अपना कंप्लीट कर लें, ड्रेस जो भी आपका है, और बायोडाटा अपना रेडी कर लें। बायोडाटा मीन्स ये कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपके जो भी है एड्रेस उसको जान लें। ज़रूरी नहीं कि उससे सवाल पूछा जा सकता है, बट अपना तैयार कर लें। नोटबुक में पॉइंट नोट कर लें कि आपका ज़िला का ये चौहद्दी है, आपका नाम ये है, आप यहाँ से बिलोंग करते हैं, आप इस यूनिवर्सिटी या कॉलेज से पढ़े हैं। हो सकता है मे भी उस संबंध में पूछा जा सकता है कि आप किस यूनिवर्सिटी से पढ़ें, किस कॉलेज से पढ़ें, किस ज़िला से बिलोंग करते। हो सकता है वहाँ से ऐतिहासिक कुछ जुड़ी हुई हो, तो ऐसे ऐतिहासिक कला संस्कृति क्षेत्र में या ऐतिहासिक धरोहर के बारे में पूछा जा सकता है। बट अपना इसको तैयारी कर लें, आपके लिए हो सकता है कि मे भी पूछा जा सकता है। बट हमें जानकारी रखने से कोई गुरेज नहीं है, हम इसको अपडेट रखेंगे। दोस्तों, जब आप साक्षात्कार की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यह भी तैयारी कर लेनी आवश्यक है कि आपका हॉबी क्या है। आपका क्रिकेट खेलना या क्रिकेट देखना, फुटबॉल खेलना या फुटबॉल देखना, गाना सुनना, गाना गाना, या कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या डांस या जो भी अदरवाइज आपका एक्टिविटी रहा है जिसमें आपका हॉबी रहा है, उसकी आप तैयारी कर लें। उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आप क्रिकेट से संबंध कुछ हॉबी रखते हैं तो महत्वपूर्ण क्या उसमें रहा है या क्या सुर्खियों में रहा है, क्या इतिहास रहा है, उसके बारे में आपको डिटेल जानकारी रखनी आवश्यक है। तो आप इन सब चीज़ों की तैयारी कर लें कि आपका हॉबी क्या है। आइडियल पर्सन, आदर्श व्यक्ति आपके कौन हैं? आपके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो, जिनसे आप इंस्पायर हुए हो, महात्मा गांधी हो, स्वामी विवेकानंद हो, कार्ल मार्क्स हो, या कोई भी आपके आइडियल पर्सन रहे, या आपके माता पिता भी हैं, उनसे आप रिलेटेड क्वेश्चन की तैयारी कर लें। बीपीएससी के साक्षात्कार में आप हॉबी, आइडियल पर्सन, इन सब की तैयारी कर लें और उसको नोटबुक में नोट कर लें और उसकी तैयारी आप डिटेल कर लें, ताकि उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछा जाता है उस पर आप प्रश्नों का जवाब अच्छे ढंग से दे सकते हैं। तो आप अपने हॉबी और आइडियल पर्सन को डिटेल जानकारी रख लें और उसकी आवश्यक तैयारी कर लें। और इसके बाद मैं आज चर्चा करूंगा कि जब इंटरव्यू के पहले आप जाते हैं तो आप देखते होंगे कि असमंजस में आप रहते हैं कि उसके पहले आप पद को वरीयता देते हैं। जो आपके बहुत सारे 20, 25, 30 जो भी आपके पद होते हैं उसको आप सोचते हैं कि पहले ऑप्शन में कौन सा दें, दूसरे ऑप्शन में कौन सा दें और तीसरे ऑप्शन में कौन दें। तो होता है कि कभी कभी आपका मार्क्स अच्छा आ जाता है, बट आप में भी गलती कर लेते हैं कि हमें पहली वरीयता ये देनी चाहिए था, दूसरी वरीयता ये देनी चाहिए थी, मैंने गलती कर दी। तो उस बिंदुओं पर भी आज मैं विशेष रूप से चर्चा करूँगा कि आप इसको चूक न करेंगे और किस पद का क्या वैल्यू होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है।
इसलिए मैं आपको पदों के बारे में और ख़ासकर मेरा जहाँ तक अनुभव है, कुछ गिने चुने पद होते हैं जो लोगों के बीच चर्चा का विषय बना रहता है, उसकी गरिमा एक बनी होती है, उसमें एक प्रतिष्ठा बना रहता है। ऐसे सभी पदों का अहमियत होता है, सभी का योगदान राज्य में और देश में होता है। बट कुछ पद ऐसे होते हैं जो हर कोई अभ्यर्थी चाहता है हमें वो पद चाहिए, हम उसके लिए एलिजिबल है और कोशिश करता है कि मैं उसके लिए फ़ाइट करूं। इसलिए मैं यह चर्चा कर रहा हूं कि कुछ पद ऐसे हैं जिसके बारे में जानना ज़रूरी है, ताकि पदों की वरीयता को आप उस अनुसार से भरेंगे तो हो सकता है भी आपको फ़ायदा होगा। इसके बारे में आज भी चर्चा करूंगा। इसके बाद सेकेंड पार्ट में चर्चा करूंगा कि कुछ प्रश्नों का कैसे तैयारी की जानी चाहिए, कहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं ताकि आपको सफलता मिल सके, और इंटरव्यू कैसा है। मेंस में आपने अच्छा किया, हो सकता है कि मे भी कुछ मार्क्स से आप छूट रहे हों। इंटरव्यू अगर आपका अच्छा जाता है, स्कोर अच्छा करते हैं, ये आपको वहाँ प्लस करता है और आप सफल होने में कामयाब होते हैं। इसलिए इंटरव्यू आपके लिए कितना मायने है, कहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसके बारे में आप लोग गौर कर ध्यानपूर्वक सुनेंगे, पढ़ेंगे और देखेंगे तो आपको बहुत सारे लाभ आज मिलने वाले। दोस्तों, आज हम 64वीं बीपीएससी के संदर्भ में, साक्षात्कार के संदर्भ में बात कर रहे हैं। आपको ज्ञात होना चाहिए कि जब हम इंटरव्यू बोर्ड के पहले ही वरीयता क्रम बीपीएससी में सेवा के बदले में देते हैं, तो वरीयता क्रम क्या होने चाहिए, इस पर मैं पहले चर्चा कर लूँ। सबसे पहले अमूमन आप देखते होंगे कि बीपीएससी के माध्यम से जो राज्य की सबसे बड़ी सेवा है, जो सबसे बड़ी एक संस्था है जिसके माध्यम से यह आयोजन होता है, उसका राज्य का सबसे एक ग्लैमर जो पोस्ट होता है वो बिहार प्रशासनिक सेवा का पद होता है। हर कोई बिहार प्रशासनिक सेवा का वरीयता क्रम में प्रथम स्थान रखता है। आप सभी सिविल सेवक को देखेंगे, सिविल सर्वेंट का एक सपना होता है कि बिहार प्रशासनिक सेवा के माध्यम से जो अवसर हमें प्राप्त होता है वो किसी अन्य सर्विस में प्राप्त नहीं होता है। इसलिए लोग चॉइस करते हैं कि बिहार प्रशासनिक सेवा का प्राथमिकता प्रथम तौर पर हम दें। दोस्तों, बिहार प्रशासनिक सेवा की एक अपना ही प्रतिष्ठा है और इस सेवा में आने के बाद आप सभी सेवाओं का निरीक्षण कर सकते हैं, सभी सेवा से आप ऊपर हैं। इसलिए लोग बिहार प्रशासनिक सेवा प्रथम वरीयता के रूप में देते हैं। इसमें बेसिक ग्रेड में मूल रूप से 4 पद है। वरीय उप समाहर्ता, सीनियर डिप्टी कलेक्टर। अभी के डेट में आप देखते होंगे कि अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता और एक अनुमंडल पदाधिकारी। तो ये 4 पद मूल रूप से हैं। हालांकि अभी अपर अनुमंडल पदाधिकारी का भी पद सृजित किया गया है, बट इसे कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे भाषा के द्वारा भी रखा गया है, जो इसको हटाने के लिए। तो मूल रूप से 4 पद हैं, एक 5वां भी है, बट 4 मूल रूप से आने वाला समय भी आप देखेंगे कि मूल रूप से 4 पद है, जिसका एक अपना एक ग्लैमरस है। इसके बाद द्वितीय वरीयता क्रम में डीएसपी, बिहार पुलिस सेवा का पद है। लॉ एंड ऑर्डर में आप देखते हैं जैसे अनुमंडल एक क्षेत्र होता है जहां अनुमंडल पदाधिकारी होते हैं, उसी के समकक्ष लॉ एंड ऑर्डर में साथ में एक तरह से विधि व्यवस्था में संयुक्त रूप से मेंटेन करते हैं, और विधि व्यवस्था में क्राइम में भी बहुत सारा रोल होता है। तो बिहार पुलिस सेवा में एक डीएसपी एक महत्वपूर्ण पद है। इसको द्वितीय क्रम में आप रख सकते हैं। डिटेल में चर्चा अगर करूं तो घंटों लग जाएगा एक एक पद के बारे में चर्चा करें, एक एक सेवा के बारे में। तो मैं छोटी छोटी बातों को लेकर मैं आगे बढ़ता हूं। और इसके बाद तृतीय पद पे आप रख सकते हैं। प्रथम पद पे बिहार प्रशासनिक सेवा, जिसकी एक अपना अलग रोल है, एक अलग प्रतिष्ठा है, और जो अवसर इसमें प्राप्त होता है वो किसी और सेवा में प्राप्त नहीं होता है। इसलिए मैंने कहा कि प्रथम पद बिहार प्रशासनिक सेवा, और दूसरा वरीयता बिहार पुलिस सेवा, और तीसरा बिहार वित्त सेवा आप दे सकते हैं। जो आज के डेट में इसका रिस्ट्रक्चर हुआ है
आप देखे होंगे सहायक आयुक्त राज्य कर है, स्टेट टैक्स है, असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स, जो राज्य सरकार में एक अपने स्टेट में, अपने बिहार में कर संग्रह किया जाता है। तो स्टेट टैक्स में पहले इसका पद वाणिज्य कर, जो आप देखते होंगे CTO के रूप में हुआ करते थे, उनका रीस्ट्रक्चर करने के बाद इसका जो पहला पोस्टिंग होता है असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स। तीसरा और चौथे पद के रूप में आप रख सकते हैं DMWO, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, या आप सब रजिस्ट्रार का भी पद दे सकते हैं। तो इन दोनों पदों में आपके अनुसार अगर आप चाहते हैं कि रजिस्ट्रार का पद दें, रजिस्ट्रार का पद भी दे सकते हैं और DMW का भी पद दे सकते हैं। दोस्तों, रजिस्ट्रार का पद और DMW का पद आप देखते होंगे। रजिस्ट्रार का पद है क्या? आप जो भी हम लोग जमीन जायदाद खरीदते हैं तो रजिस्ट्री करने जाते हैं, तो रजिस्ट्रार के यहाँ हम लोग रजिस्ट्री कराते हैं। तो उस सर्विस में जाने के बाद सिर्फ आपको उसी सर्विस में, उसी सेवा में रहना पड़ेगा, और ये भी एक तरह से सरकार के लिए काम करते हैं और हम राजस्व वसूली करते हैं, राजस्व संग्रह करते हैं। जितने भी रजिस्ट्रार होते हैं, स्टाम्प शुल्क होते हैं, वो सब हम लोग टैक्स के माध्यम से सरकार को ही एक कर संग्रह करते हैं। तो इसके द्वारा, इस पद के द्वारा भी हमारा योगदान होता है बिहार सरकार को। तो पांचवा आपको मैंने बता दिया, होमगार्ड कमांडेंट। दोस्तों, गृह सेवा का यह पद है, गृह सेवा का यह पद है। और होमगार्ड कमांडेंट, जितने भी होमगार्ड होते हैं उसके आप कमांडेंट होते हैं, और वो पद DSP उसके लेवल में होता है। तो यह भी एक अच्छा पद है आपका, एक अपना संस्था है, एक अपना इंस्टीट्यूशन है, इसमें भी एक आपका अवसर है काम करने का, आप उस डिपार्टमेंट में आप काम कर सकते हैं। दोस्तों, बिहार कारा सेवा, बिहार कारा सेवा भी एक महत्वपूर्ण पद है, और इस सेवा में आप जानते होंगे जेल सुपरिटेंडेंट, जो जेल सुपरिटेंडेंट काराधीक्षक होते हैं, और उसके अंडर में जेलर हुआ करते हैं। किसी जेल में 2-3 जेलर भी होते हैं, और एक जो सुप्रीमो होते हैं, जेल सुपरिटेंडेंट होते हैं, काराधीक्षक होते हैं, उनका अपना बंगला होता है, अपना गाड़ी होता है, और जितने भी कैदी होते हैं वो सब उन्हीं के निरीक्षण में होते हैं। और किसी, हालांकि हमेशा खतरे की भी निशानी पड़ने की संभावना रहती है, हालांकि खतरे तो हर एक सर्विस में होता है, लेकिन जॉब नेचर ऐसा है कि उसमें थोड़ी कठिनाई भी होती है, बट काम करने का एक अवसर आता है और एक अपना ही रुतबा होता है। तो ये भी एक अच्छा सर्विस है, अच्छा सेवा है, आप इसमें भी योगदान दे सकते हैं। इसको मैंने 7वें नंबर पर रखा है। इसके बाद लेबर सुपरिटेंडेंट, आप इसको भी रख सकते हैं। लेबर सुपरिटेंडेंट का भी पद महत्वपूर्ण पद होता है। इसके बाद आप बिहार ग्रामीण सेवा, जो RDO है, रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर के रूप में, जिसको आज के डेट में आप देखते होंगे कि जहां लोकतंत्र गाँवों में बसता है, प्रखंड विकास पदाधिकारी के रूप में आज काम कर रहे हैं, और बहुत सारी योजनाएं होती है जो निचले स्तर से, प्रखंड से ही संचालित होती है, और अनुमंडल भी एक तरह से एक विंग है हमारे प्रखंडों का, और वहीं से हमारे सारे कार्यों का निष्पादन होता है। तो एक तरह से प्रखंड विकास पदाधिकारी जो ग्रामीण सेवा से आते हैं, इस पदों को मैंने 9th नंबर पर रखा है। और 10वें नंबर पर मैं बिहार निर्वाचन सेवा को रखा है, और यह सेवा खासकर एक्टिव मोड में आता है। इलेक्शन जब मूवमेंट होता है, इलेक्शन ईयर होता है, तो खासकर इलेक्शन तो प्रशासनिक सेवा के सभी पदाधिकारी जो RO ARO होते हैं वो लोग कराते हैं, बट एक ऑफिशियली जो समेकित रिपोर्ट होता है या विभाग से जो भी दिशा निर्देश होता है वो वहीं से गाइड होता है, और सभी लोग इसमें एक समूह में इलेक्शन के कार्यों का संपादन करते हैं, निर्वहन करते हैं। तो मैंने इसको 10वें नंबर पर रखा है। इसके बाद कई सेवा होते हैं 64वीं BPSC में। इसके बाद इसके अतिरिक्त भी कई सेवा है, चाहे वो CO अंचल अधिकारी, वो अंचल रेवेन्यू ऑफिसर या मार्केटिंग ऑफिसर, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, खाद्य उपभोक्ता संरक्षण से रिलेटेड विभाग से होता है, चाहे आप श्रम परिवर्तन के बारे में, पद के बारे में बात करें, या प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी,
इन सभी महत्वपूर्ण पदों के अलावे ये सभी कई पद प्रखंड लेवल पर भी है। इन सब पदों को भी आप रख सकते हैं। जब आपका अच्छा मार्क्स आता है, इन सभी पदों का चयन बारीकी से करनी चाहिए। इन 10 पदों का आप वरीयता क्रम में रखें। इसके बाद कई पद होते हैं जिसको आप इसके बाद अपने अनुसार रख सकते हैं, लेकिन इन सभी पदों को हर एक लोग जानते हैं और हर एक लोग इस प्रतिष्ठा के बारे में जानते हैं कि यह पद का कितना योगदान है और कितना महत्वपूर्ण है। इसके बाद आप किसी भी सेवा में जाएंगे, आपका जो भी प्राप्तांक होगा, अंतिम रिजल्ट होगा, उसके अनुसार आपको वो सेवा मिलेगी। बट हर कोई चाहता है इन सभी पदों में, इन सभी सेवाओं में मुझे भी अवसर मिले, मुझे भी अपॉर्चुनिटी मिले। जो हर कोई चाहता है कि बीपीएससी क्रैक करें और इन सब पदों को हासिल करें। दोस्तों, इसके बाद मैं चर्चा करूंगा कि कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, कहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले मैंने कहा कि बायोडाटा अपना तैयार कर लें। आप जिस जिले से बिलोंग करते हैं, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के इतिहास के बारे में, वहाँ के ज्योग्राफी के बारे में, वहाँ क्या डेवलपमेंट है, इन सब के बारे में आप एक नोटबुक में नोट करें। इससे क्या होगा, हमेशा आप उसको रिवाइज करते रहेंगे और आपको कठिनाई कभी भी नहीं होगी। अब प्रश्नों का उत्तर आप बेझिझक, सटीक और सहज और सरल भाषा में हमेशा देने का प्रयास करें। आंखों में आंख डालकर बात करने का कोशिश करें। दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, जैसे आज के डेट में ये नहीं जाना जाता है कि हमसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन हमेशा आप तैयार रहें, कैसा पूछा जाएगा तो मैं ऐसा जवाब दूंगा। और मैं गारंटी देता हूं कि मैं जो भी आज आपको बताने जा रहा हूं, अगर आप अंत तक सुनेंगे आपको जरूर सफलता मिलेगी। और कोशिश करूंगा कि आप अच्छे मार्क्स से फाइनल रिजल्ट को फेस करें। दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार के महिलाओं की क्या भूमिका रही है। आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार सरकार के द्वारा, आज आप बीपीएससी परीक्षा में देख रहे हैं कि 35% महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया है। पहले इतनी महिलाएं बीपीएससी में भी फाइट करके नहीं आती थी। आज हम देख रहे हैं कि बराबरी से भी अधिक 35% महिलाओं का जब रिजर्वेशन हुआ है, बहुत सारे ऑफिसर, लेडी ऑफिसर आ रही है, तो महिला सशक्तिकरण की ओर बिहार में अग्रणी है। ये बदलाव है महिला सशक्तिकरण। इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपका इसमें देखा जाएगा कि आप कहाँ इसमें ठहरते हैं और आपका क्या संदेश है, आपका क्या राय है। इस पर क्वेश्चन अपने आप में बनाएं और उसको नोटबुक में लिखें कि अगर ऐसा पूछा जाएगा तो मैं ऐसा बोलूंगा, और हमेशा उसको रिवाइज करें। दोस्तों, अभी देख रहे हैं कि बाढ़ आई हुई है। ये भी पूछा जा सकता है कि उत्तर भारत में बिहार में जो बाढ़ आई है, किन किन नदियों के कारण उत्तर बिहार प्रभावित हुआ है। आप उसको लिखेंगे, नोट करेंगे। बागमती हो, बूढ़ी गंडक हो, गंडक नदी हो, चाहे वाया नदी हो, ये सब आप तैयार कर लें। आपसे पूछा जा सकता है, एक प्रशासनिक पदाधिकारी के रूप में बिहार को विकसित बनाना चाहते हैं, आपका क्या व्यू है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बहुत बार आप देखते होंगे कि क्वेश्चन जब इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर होते हैं तो उसमें क्वेश्चन हमेशा उसके पास खत्म हो जाता है, और कोशिश होती है कि क्वेश्चन जब मेरे पास खत्म हो गया है और जो क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार नहीं पूछा जाता है, इसलिए उस क्वेश्चन को रिपीट नहीं किया जा सकता है। और क्वेश्चन अपेक्षा करता है कि मैं ऐसा क्वेश्चन करूं कि आप ही से वो क्वेश्चन निकल कर आ जाए। दोस्तों, पूछा जा सकता है कि आप अपना परिचय दीजिए। आप तो असमंजस में हो जाएंगे कि आप अपना परिचय दीजिए, तो मैं क्या बोलूं। आप अपना परिचय दीजिए, मतलब यह नहीं कहा गया कि आप नाम बताइए, पिता का नाम बताइए, भाई बहन का नाम बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए।
नाम तो उसके पास है ही, डेट ऑफ बर्थ से मतलब क्या है, पिताजी से उनको क्या मतलब है? बहुत हुआ तो आप बता दीजिए कि मैं फलाना जिले से बिलोंग करता हूं, फलाना राज्य से हूं, वर्तमान में अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो वर्तमान में ये यह मैं कार्य कर रहा हूं, या बहुत या नहीं कर रहे हैं तो कह दीजिए कि मैं ग्रेजुएट हूँ फलाना सब्जेक्ट से और यहाँ इस जिले से बिलोंग करता हूँ, बस ये। अगर आपका जिला कुछ वहाँ प्रसिद्ध रहा हो कला संस्कृति इतिहास के क्षेत्रों में, तो हो सकता है कि वो आपसे पूछ देंगे। तो आपको ऐसे प्रश्नों का उत्तर बनाकर रखनी चाहिए और आपको याद रखनी चाहिए। आपसे अपना परिचय पूछने का मतलब है कि ये, अगर आपका नाम कमल है उदाहरण के तौर पर, हो सकता है कि वो पूछेंगे कि क्या आप कमल फूल से प्यार करते हैं? आपको ये नहीं करना है। इस तरह के क्वेश्चन को आप से किया जा सकता है और आपको क्वेश्चन से भागना नहीं चाहिए। ये नहीं कि क्वेश्चन को मैंने 25 मिनट बोल के निकाल दिया, मैं तो झेल के निकल गया। झेल कर निकलना नहीं, बल्कि अच्छे से क्वेश्चन का जवाब देना इंपॉर्टेंट होता है। जवाब देने का मतलब ये नहीं कि उलझ जुलझ क्वेश्चन में आप फंस जाए। दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है कि आपका चयन क्यों करूं? आपसे पूछा जा सकता है सिविल सेवक के रूप में आप क्या करना चाहते हैं, आखिर यही सर्विस में आप क्यों आना चाहते हैं? तो क्या आपका जवाब होना चाहिए कि इसमें पैसा है, प्रतिष्ठा है, ये शोहरत है, या क्या समाज सेवा करना है? नहीं। सिविल सर्विस में आना इसलिए चाहते हैं, जो अपॉर्चुनिटी, जो अवसर इस सर्विस में मुझे मिलने की संभावनाएं हैं, जो मुझे अवसर प्राप्त होगा, वो किसी और सर्विस में नहीं है। इसलिए मैं इस सर्विस में आना चाहता हूं। प्रशासनिक पदाधिकारी के रूप में हम काम करेंगे तो कल के डेट में हर एक डिपार्टमेंट से जुड़े हुए कार्यों को हम कर सकते हैं। शिक्षा सेवा में भी जाकर, अगर पटना सचिवालय में शिक्षा सेवा का मैं डायरेक्टर बन गया, गरीब गुरबा के लिए भी शिक्षा विभाग में हम काम कर सकते हैं। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में भी हम जाकर काम कर सकते हैं। एज ए प्रशासनिक पदाधिकारी एसडीएम, एडीएम, डीडीसी, डीएम के रूप में हम गरीबों के बीच जाकर काम कर सकते हैं। जो अवसर इसमें हमें प्राप्त होगा, वो अवसर किसी और में प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए इस सर्विस में जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिलेगी, वो किसी और में नहीं मिलेगी। इसलिए मैं इस सर्विस में आना चाहता हूँ। बना बनाया हुआ क्वेश्चन समाज सेवा करना चाहता हूँ, ये सही नहीं होगा। जो अवसर इस सर्विस में प्राप्त होगा, वो किसी और सर्विस में प्राप्त नहीं होगा। इसलिए मैं इस सर्विस में आना चाहता हूँ। दोस्तों, जब क्वेश्चन नहीं रहता है तो आप ही से क्वेश्चन किया जा सकता है कि आप ही से क्वेश्चन वो राइज होगा और फिर आपसे ही वो सवाल किया जाएगा। हो सकता है कि आपका ऑप्शनल पेपर कोई पेपर हो, उनको पता है, आपसे पूछा जाएगा, बताइए इस सब्जेक्ट में आपने क्या क्या पढ़ा है। तो आपको खुद पता होना चाहिए कि मैं ऐसे टॉपिक के बारे में बात करूं जो आप सही से जवाब दे सकें। तो कभी कभी बोर्ड के मेंबर ये भी पूछ देते हैं कि बताइए इस विषय में आपने क्या पढ़ा है। तो आपको जानकारी, जो बताने जा रहे हैं उसकी जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों, आज का दौर आप देख रहे हैं, राज्यपाल के संदर्भ में राजनीतिक संकट राजस्थान में है, और कभी कभी राज्यपाल के संदर्भ में राजनीतिक संकट के बारे में सुर्खियों में आया हुआ करता है। सबसे पहले इस संदर्भ में राजनीतिक संकट केरल में 1959 में आया था। और राजनीतिक संकट जब आता है इस प्रकार का, तो राज्यपाल को कहा जाता है कि केंद्र के एजेंट हैं। हम सभी जानते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 153 में कहा गया है, राज्यों में एक राज्यपाल होगा, और राज्यपाल को
कुछ स्वविवेक से शक्ति निहित है। संविधान के अनुच्छेद 163 में जो स्वविवेक से जो शक्ति प्रदत्त है, खासकर जब त्रिशंकु विधानसभा होती तो उस समय इसका विशेषाधिकार होता है। कभी कभार वो अपने मन मुताबिक ऐसे काम कर देते हैं स्वविवेक से, तो राजनीतिक भूचाल आ जाता है। खुद अभी राजनीतिक संकट देख रहे हैं गहलोत सरकार सचिन पायलट के संदर्भ में, तो इन सभी का अपडेट रखें। जो खासकर सुर्खियों में रहता है उसके बारे में हमेशा अपडेट रखें, चाहे पुलवामा की घटना हो, इन सबको अपडेट रखें। विगत 6 माह का तो जरूर करंट अफेयर्स को अपने नोटबुक में लिख लें और हमेशा उसको रिवाइज करते रहें। आपके दिमाग में हमेशा वो बना रहे और बेझिझक निडर होकर जवाब दें। दोस्तों, आपका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट रहा हो या ना रहा हो, लेकिन इंटरव्यू के बोर्ड एक्सपेक्ट करते हैं कुछ न कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और उसका जवाब आपको तैयार रखने चाहिए। आपको जैसे मैंने बताया, राज्यपाल के संदर्भ में केंद्र के एजेंट के रूप में या रबर स्टाम्प के रूप में लोग चर्चा का विषय बना देते हैं। इन सबको आप तैयार करके रखें। मौलिक अधिकार से रिलेटेड मौलिक अधिकार के बारे में जरूर याद कर लें, जानकारी रखें। नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जानकारी रखें। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, ये सब जरूर जानना चाहिए। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में है, इसको जरूर, और खासकर कुछ दिन पहले ही देखें, आप जानते होंगे चर्चा का विषय बना रहा अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 35A। पहले जम्मू कश्मीर में कोई जमीन नहीं खरीद सकते थे, कानून में संशोधन किया गया। यही सचिन पायलट की शादी फारूक अब्दुल्ला की बेटी से हुई थी, लेकिन फिर वो तो आ गई पत्नी के रूप में, लेकिन ये कभी जमीन वहां नहीं ले सकते थे और उनका हक भी पत्नी के रूप में यहाँ आ गई, तो कोई हक नहीं जम्मू कश्मीर में रहा। लेकिन ये सब सुर्खियों में रहा कानून, इन सबको आपको अपडेट करना चाहिए। धर्मनिरपेक्षता 42वें संशोधन के रूप में आया था, ये सब जानना चाहिए। और जो दल बदल होता है, एंटी डिफेक्शन लॉ 10वीं अनुसूची में है। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, जरूरी नहीं कि आप इग्नोर करके चलेंगे ना, कि आपको जानना चाहिए। ये सब आपसे पूछा जा सकता है, आप इसकी तैयारी कर लें। आप बिहार से बिलोंग करते हैं और बीपीएससी का परीक्षा हो रहा और बिहार से क्वेश्चन नहीं पूछा जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। बिहार सरकार की उपलब्धियों को जरूर आप नोटबुक में दर्ज कर लें, श्योर है पूछा जाता है। दोस्तों, आप जान रहे हैं कि अभी पूरे भारतवर्ष संकट से गुजर रहा है और एक कोविड-19 कोरोना वायरस के रूप में जो पूरे भारतवर्ष क्या देश विदेश को तबाह किए हुए हैं, जिसमें हमारा बिहार भी अछूता नहीं रहा है। बिहार सरकार के द्वारा लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों के लिए आत्मनिर्भर भारत योजना चलाई गई, इसको जानना जरूरी है। आत्मनिर्भर भारत योजना के माध्यम से जिनके पास राशन कार्ड नहीं था, उन सभी को मुफ्त में अनाज दिया गया, चावल, गेहूं, दाल। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इन योजनाओं के माध्यम से जो भी पूरे बिहार में राशन कार्डधारी हैं, उन सभी को नवंबर माह तक जितना राशन मिल रहा था
उसके अतिरिक्त उतने राशन मुफ्त में चावल, गेहूं और चना मुफ्त में दिया जाएगा। प्रधानमंत्री इन योजनाओं का बिहार में संचालित किया गया। बिहार सरकार के द्वारा जल जीवन हरियाली के माध्यम से बहुत सारे मजदूरों का काम लिया गया। ये सब योजनाएं बिहार सरकार के द्वारा चलाई गई। 20 लाख राशन कार्ड पूरे बिहार में बनाया गया। लगभग 10 लाख जीविका के द्वारा सर्वेक्षित किया गया और 10 लाख पूर्व में जो अस्वीकृत राशन कार्ड थे उनको बनाया गया। तो 20 लाख राशन कार्ड बनाया गया। ये सब बिहार सरकार की उपलब्धि रही है और उन सभी गरीबों के पास राशन कार्ड मिला है जो इससे वंचित थे। दोस्तों, बिहार सरकार की उपलब्धि 7 निश्चय को जरूर आप लोग अपडेट कर लें। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना से क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। इन सभी का आप अपडेट करें। स्वाभाविक है आप सभी प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे सहज और सरल भाव में। आप बिहार के इतिहास को, बिहार के भूगोल को, बिहार की संस्कृति को, बिहार के धरोहर को, चाहे वो नालंदा, चाहे वो विक्रमशिला, चाहे वो गया हो, चाहे थावे हो मंदिर, इन सब को आप जरूर याद करेंगे और नोटबुक में अपडेट करेंगे। इन सब का फायदा आपको इंटरव्यू में जरूर होगा। आप छोटी छोटी चीजों को इग्नोर नहीं करें और कभी भी यह ना सोचें कि क्या पूछा जाएगा और दिमाग पे प्रेशर बना के रखें। मैंने जितना कहा है उसको गौर से आप याद रखें। इन्हीं सब इर्द गिर्द से क्वेश्चन पूछा जाता है और जो आपका ग्रेजुएशन में पेपर रहा है उसको भी सरसरी निगाह से, जो हमेशा सुर्खियों में रहता है या कोई टॉपिक ऐसा है जिससे हर कोई रिलेटेड होता है, उसको नोटबुक में नोट कर लें। ऑप्शनल पेपर जो होता है उसको जरूर तैयार कर लें। आपसे पूछा जा सकता है कि आपका जो ऑप्शनल पेपर है बताइए आप उसमें क्या क्या जानते हैं। तो मैंने इसके पहले भी बताया, वही चीज बताना चाहिए जो आप अच्छे से और जानते हो कि मैंने ये पढ़ा है, इसमें ये पढ़ा है, तो उसी में से कोई टॉपिक को आपसे पूछ दिया जाएगा। कॉन्फिडेंट बिल्कुल रहें। मैं हमेशा कहता हूं कॉन्फिडेंट जरूर रहें। आपने जो सपना देखा है उस सपना को जिंदा रखें। आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको सफलता अवश्य मिलेगी। दोस्तों, और मैं बता दूं कि फ्रांस से अभी हाल ही में हमारा राफेल आया है। इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए भारत की सैन्य शक्ति राफेल आने से कितना शक्तिशाली हुआ भारत। इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, यही सब हमारा क्वेश्चन था जो आपसे रिलेटेड हो सकता है। इसके बाद आप और तैयारी ये भी कर सकते हैं, जैसे अमूमन पूछा जाता है कि भारत पड़ोसी देशों के साथ क्या वर्तमान में रिश्ते हैं, कैसे रिश्ते हैं, मधुर संबंध कैसे हैं चीन के साथ, नेपाल के साथ और पाकिस्तान के साथ। वर्तमान परिदृश्य में, वर्तमान हालात पर आप जरूर इसकी तैयारी कर लें और कभी भी इस सब चीजों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। पड़ोसी देशों के साथ जो वर्तमान हालात है इस पर आप तैयारी कर लें, अवश्य इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा।
इन सब चीज़ों को आप तैयार कर लेंगे, मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपका इंटरव्यू बहुत ही अच्छा जाएगा। एक एक नंबर मायने रखता है सफलता पाने के लिए। आप इसकी तैयारी बिल्कुल ही निर्भीक होकर करें, सफल आप अवश्य होंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, मेहनत आपका साथ है। अगर आपका मेहनत साथ है तो सफलता से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों, बड़ी तैयारी में, बड़ा लक्ष्य में सफलता पाने के लिए मेहनत करना जरूरी है। मेहनत आप करें, सफल अवश्य होंगे। मेरी शुभकामनाएं पुनः आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद।